वेलकम टू कारण ज्ञान। आज है 11 फरवरी 2023 और 11 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल जाए। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दलहन फसलों के महत्व को पहचानने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? When is World Pulse Day observed to recognize the importance of pulse crops? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10th ऑफ February। पल्स क्रॉप्स के महत्व को उजागर करने के लिए यूएन जनरल असेंबली ने 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे के रूप में नामित किया है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम। Pulses are the edible seeds of leguminous plants cultivated for food. Pulses for a Sustainable Future is the theme for World Pulses Day 2023. Pulses are the edible seeds of leguminous plants cultivated for both food and feed. The United Nations wants to increase the production of pulses to provide nutrition food to poor malnourished countries in the world. आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप will begin in which country on 10th February 2023? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साउथ अफ्रीका। This is the first time that the tournament is taking place in African nation. पहली बार ये टूर्नामेंट जो है किसी अफ्रीकन नेशन में होने वाला है। ये मैचेस जो हैं वो कहाँ कहाँ खेले जाएंगे? केप टाउन में, गेकेबेरा में और पार्ल में। कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और टोटल 33 मैचेस जो होंगे वो खेले जाएंगे। सबसे पहले जो मैचेस होंगे वो किसके होंगे? होस्ट टीम और श्रीलंका के बीच। होस्ट टीम अपनी कौन सी है? साउथ अफ्रीका होस्ट टीम है। Harmanpreet Kaur lead Indian team will play their first match against Pakistan on 12th of February. क्वाड देश ने क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा देश क्वाड देश का हिस्सा नहीं है? क्वाड कंट्रीज लॉन्च क्वाड साइबर चैलेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड कंट्रीज? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो एक कंट्री है वो क्वाड कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। अब हमारा सवाल हो जाएगा कि क्वाड कंट्रीज के कौन कौन हिस्से हैं। तो टोटल क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज आती हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी है आइए देखते हैं। वो 4 कंट्रीज जो हैं क्वाड कंप्राइजेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड साइबर चैलेंज जो है विल हेल्प इन प्रैक्टिसिंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल साइबर हैबिट्स। क्वाड 2022 जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान में। और नेक्स्ट ईयर यानी कि इस प्रेजेंट ईयर में वो कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया है? लिथियम रिजर्व्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ स्टेट नहीं है, आप यूटी ले लीजिए क्वेश्चन में, यूटी। For the first time in the country, reserves of 59 lakh tons of lithium has been found. इंडिया में पहली बार एक रिजर्व फाइंड हुआ है जिसमें 59 लाख टन्स ऑफ लिथियम पाया गया है। The Geological Survey of India has discovered lithium deposits in the रियासी districts of Jammu and Kashmir. कहाँ पाया गया है? रियासी districts, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। Currently, India is dependent on imports for lithium, nickel and cobalt. This discovery will reduce India's dependence on lithium from other countries. अभी प्रेजेंट में बात क्या है कि जो इंडिया है वो लिथियम और निकेल और कोबाल्ट जैसी चीज़ों के लिए अन्य देशों पे डिपेंडेंट है। सो इस खोज से हमारा एक प्रॉफिट है, एक फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है कि हम जैसे डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पे, वो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। पूरी 100% ख़त्म नहीं होगी लेकिन वो ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी। लिथियम का सिंबल होता है Li।
लिथियम जो है एक सॉफ्ट एंड सिल्वर व्हाइट मेटल है। फिर इसका लिथियम हमें इतना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बन सकता है कि लिथियम का यूज़ क्या है, क्या फ़ायदा है। तो लिथियम इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन सारी ही चीज़ों में जो भी हम रिचार्जेबल बैटरीज होती है उन सब में लिथियम का बहुत ही बड़ा काम है। उसके साथ ही साथ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है, जैसे हमारे हार्ट के पेस मेकर्स जो होते हैं, टॉयज और वॉचेस, इन सब के लिए भी लिथियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो इंडिया है वो दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है लिथियम के इंपोर्ट्स पे। कंट्रीज विद द लार्जेस्ट रिजर्व्स, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो हैं लिथियम के वो कौन कौन से देश में है, तो सबसे पहला आ जाता है चिली, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अर्जेंटीना। किसने 10 फरवरी को मुंबई से दो नए वंदे भारत ट्रेनों की को हरी झंडी दिखाई? हु फ्लैग्ड ऑफ टू न्यू वंदे भारत ट्रेन्स फ्रॉम मुंबई ऑन 10th ऑफ February? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी फर्स्ट फ्लैग ऑफ द मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये पहली इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। दूसरी कौन सी है? ही फ्लैग्ड ऑफ द सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग मुंबई टू द टेम्पल टाउन ऑफ साई नगर शिरडी इन अहमदानगर। उसके साथ ही साथ है द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र कनेक्ट्स मुंबई टू गांधीनगर इन गुजरात। ये पहले ये जो पहले है ना वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है यहाँ, वो किसको? मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है और उसके साथ गांधीनगर जो गुजरात में है, उन जो शहरों को कनेक्ट करता है। फिर 10 फरवरी को कौन सी दो लॉन्च हुई है? एक मुंबई सोलापुर के लिए और दूसरी जो हुई है वो मुंबई से शिरडी के लिए। The first Vande Bharat Express was launched by Prime Minister Narendra Modi on 15th February 2019। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो लॉन्च कर की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, कब? 15 फरवरी 2019 को। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली बार कब लॉन्च की गई थी। उसके साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वंदे भारत एक्सप्रेस का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, तो इसके जो इंजन है ना वो सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन है। सो इससे क्या होगा, वो डीजल्स को सेव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूसेज जो है वो 30% तक कम हो जाएगा। फिर द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इसको मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है, ये इनकी जो बनाया जाता है उसको कहाँ बनाते हैं, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है। ये कौन से प्रोग्राम के अंडर बना गया था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया था। और टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 करोड़ का, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्चा 100 करोड़ का आया था। डैश क्रिकेटर ने 3 प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। आप ये इमेज से तो देख के समझ ही गए होंगे इसका आंसर। इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा has become the first Indian captain to score a century in all 3 formats of cricket. Rohit achieved his feat by playing an inning of 120 runs on the second day of first test of the series being played in Nagpur against Australia. Rohit has scored 3 centuries as captain in ODIs and 2 in T20s, while Rohit has scored total of 30 centuries in ODI cricket and 4 centuries in T20। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली में, कि उन्होंने एज अ कैप्टन कितने ओडीआईज जीते हैं, तो उन्होंने एज अ कैप्टन जो है वो 3 ओडीआईज जीते हैं। और T20s कितने जीते हैं? 2 T20 जीते हैं। लेकिन वहीं पूछा जाएगा कि बस रोहित ने कितने जीते हैं, तो वो हो जाएगा 30 सेंचुरीज जीते उन्होंने ओडीआई में और 4 सेंचुरीज उन्होंने जीते किसमें? T20 में। ये दोनों ही अलग अलग टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, इसरो। इसरो ने हैज लॉन्च इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2 in space
फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ये कल वाले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चंस करवाया है। इसरो SSLV D2 flew into space carrying 3 satellites। वो 3 satellites कौन कौन से हैं? पहला है इसरो सैटेलाइट EOS नॉट 7। दूसरा है चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स सैटेलाइट आजाद SAT-2। तीसरा है अमेरिकन कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट JANUS-1। ये जो तीनों सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट पे 450 किलोमीटर की दूरी पे इनको प्लेस कर दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने किस संकट पर आपदा की स्थिति घोषित की है? साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर विच क्राइसिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिसिटी। South Africa is currently facing several crises, including issues such as power crisis, unemployment, increase in crime and violence. The electricity supply company in the country for almost 10 years has become financially weak amid large scale looting and corruption, due to which the power crisis has risen. The president announced that a minister of power would be appointed to deal with the matter more effectively and promptly. फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा कि ये कहाँ पे स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया गया है? साउथ अफ्रीका में। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है। तीसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के किस शहर में शुरू हुआ? थर्ड, खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिगेन इन विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलमर्ग। Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur inaugurated the Khelo India Winter Games at Gulmarg in Baramulla districts of Jammu and Kashmir from 10th to 14th February 2023। इसमें कुल 1500 प्लेयर्स 29 अलग स्टेट्स ऑफ द कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे। ये तीसरा एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। पहला एडिशन इसका 2020 में आया था। उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर हैज टॉप द प्रीवियस 2 एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। मतलब कुल 3, जो अभी तीसरा चालू हो रहा है उसमें से पहला और दूसरा किसने जीता है? जम्मू कश्मीर में। तीसरा हमको देखना होगा कि ये कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो इसको जीतने वाला है। पत्रकारिता के उत्कर्ष के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? Who has been chosen for the prestigious Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A B K प्रसाद। A B K प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जर्नलिज्म के लिए दिया गया है। A B K Prasad has the honor of being the editor of the mainstream journals of Andhra Pradesh. He served as chairman of the Official Language Commission during 2004 to 2009 in United Andhra Pradesh. Award will be given by the Press Council of India on 28 February 2023। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इससे पहले वो क्या करते थे। तो उन्होंने चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के लिए सर्व किया है। कौन से साल में? 2004 से 2009 तक। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। फिर ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उनको अवार्ड कौन देगा? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको अवार्ड मिलने वाला है। कब? 28 फरवरी को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो है एक स्टैचुरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। इस काउंसिल में एक चेयरमैन होते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 28 एडिशनल यानी कि अन्य मेंबर्स होते हैं। Anybody can complain against any press with the Press Council of India.
किसी को भी अगर किसी भी प्रेस से रिलेटेड इश्यूज है या कंप्लेन है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी कंप्लेन कर सकता है। एट प्रेजेंट इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। निम्नलिखित में कौन यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला फिनट ऐप बन गया है? Which of the following has become the first fintech app to support रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई? ठीक है, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, मोबीक्विक। डिटेल्स को देख लेते हैं हम। मोबीक्विक हैज बिकम द फर्स्ट fintech app to support रुपे credit cards on UPI. The integration is in line with the National Payment Corporation of India (NPCI) and Reserve Bank of India's vision to boost credit card acceptance across the merchants that are not a part of the credit ecosystems. RuPay credit cards are issued by all major banks, that is private and public in the country. ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको इशू कौन कौन करने वाले, कौन कौन से, तो सारे मेजर बैंक्स, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, लेकिन कंट्री के सारे ही बैंक्स, मेजर बैंक्स जो हैं, उसको रुपे कार्ड को इशू करने वाले हैं। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 तक किस शहर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन करना जा रहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इन विच कंट्री फ्रॉम 11 to 13 फरवरी 2023? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई। मुंबई राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 एट आजाद मैदान इन मुंबई फ्रॉम 11th to 19th फरवरी 2023। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पूछ दिया जाएगा। चलो ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ था? आपको याद हो जाएगा कि मुंबई में हुआ था, लेकिन मुंबई में कहाँ हुआ था? आजाद मैदान में। याद रखना, एम एम। ठीक है, ट्रिपल एम चलेंगे। कब से कब तक हुआ था? 11 से 19 फरवरी में हुआ था। अब इस महोत्सव का एम क्या है? तो इसका एम है टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रू कल्चरल एक्सचेंज। More than 350 folks and tribal artists from all over India, along with local folk artists and transgenders and differently abled artists, will be participating in the event. कितने इसमें पार्टिसिपेट करने वाले? मोर देन 350, 350 से ज़्यादा फोल्क और ट्राइबल आर्टिस्ट इंडिया में, सारे पूरे इंडिया में से इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो प्रेजेंट डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डेली एक रूटीन बना लो कि मुझे 6 बजे उठ के ये सेशन तो देखना ही देखना है। आप डेली एक अपना टारगेट फिक्स कर लो। अगर आप वो टारगेट फिक्स कर लोगे तो आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। आप डेली डेली अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका डेली करंट अफेयर प्रिपेयर जाएगा। और मैंने पूरे कंटेंट या जो भी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के और उसके साथ ही साथ मैंने उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी रखा है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।